बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज मुल्तान और फैसलाबाद में हवा की बेटियों के साथ दिल खराश वाक़यात, मुहर्रिकात और इसके पीछे छुपी नफ्सियात आज के प्रोग्राम का अहम मौजू है। मुस्तकबिल के मेमार होंगे खौफ का शिकार, तो फिर मुस्तकबिल रोशन कैसे होगा? और भी गम है ज़माने में पनामा के सिवा। आजकल सियासतदान यही कहते दिखाई देते हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री मेहनत के बावजूद स्टेबल आखिर हो क्यों नहीं रही है? वजह जानेंगे प्रोग्राम में। आम आदमी बुलेटिन हरगिज नजरअंदाज नहीं होगा, लेकिन पहले होंगी हेडलाइंस। एफसी ने बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा खाक में मिला दिया। स्पिनतेजा में गाड़ी से 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन में 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। नए वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी कल शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन नौ मुंतखब वजीर आजम से हलफ लेंगे। वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए दावतनामे इरसाल। हुकूमत और अपोजिशन के उम्मीदवारों के लिए कौमी असम्बली में राय शुमारी कल होगी। वजीर आजम का उम्मीदवार कौन? ऑपोजिशन में फूट पड़ गई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान के बयान ने पीपल्स पार्टी को मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेख रशीद की हिमायत नहीं की जाएगी। बिलावल भुट्टो का अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान समेत MQM पाकिस्तान का भी हुकूमती उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी की हिमायत करने का फैसला। वो आके पार्लियामेंट तोड़ देंगे, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी, नवाज शरीफ खुद ब खुद मुस्ताफी हो जाएगा। जनाब 3 में न 13 में, लेकिन आग लगाने में सबसे आगे बागी सियासतदान ने हर बार की तरह फिर मुतनाज़े बयान दाग दिया। कहते हैं इमरान खान ने कहा था तसद्दुक जिलानी के बाद जो जज आ रहे हैं वो पार्लियामेंट तोड़ देंगे, नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएंगे, नई हुकूमत हमारी आएगी और कोई मुकाबले की जुर्रत भी नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ ने जावेद हाशमी के बयान को मन घड़त और झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया। 30 साल की सियासी जिंदगी में मुताद्दिद वजारतों की कमान संभाली, मगर हालिया मुद्दत सारे कैरियर की मुश्किल तरीन मुद्दत थी। चौधरी निसार का सेक्रेटरी दाखिला को अलविदाई खत। साबिक वजीर दाखिला ने अंदरूनी सिक्योरिटी और अमन आमा बरकरार रखने का बड़ा चैलेंज करार दिया। मुझे सोचना पड़ेगा बैसिस कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़, अगर यही है इसका अल्लामा इकबाल का और उसका कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जो है। मुतनाज़े बयान महंगा पड़ गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की 3 दिन में तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कोई गलत बात नहीं की। शेख रशीद और इमरान खान पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी ने राजा फारूक हैदर पर बगावत का इल्जाम लगा दिया। फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। सियासी जमातें फंडिंग के जराए बताने की पाबंद हैं। इमरान खान आने वाले एक रुपए की निगरानी नहीं कर सकते। नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नून लीगी वकील अकरम शेख का PTI पर जाली कागजात जमा कराने का इल्जाम। कैसे कह दें दस्तावेजात जाली हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन को जायजा लेने की हिदायत। अदालत के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से असासों की तफसीलात 29 अगस्त तक तलब कर ली। तफसीलात जाहिर न करने वाली जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा। एबटाबाद में पोजीशंस न आने पर तलबा का एहतजाज। एडमिन ऑफिसर ने क्लाशनकोफ तान ली। शूट करो की आवाजें। हवाई फायरिंग से तलबा खौफ का शिकार, मुल्जिमान गिरफ्तार। लोधरा में इंसानियत कांप उठी। बहू का सफाखाना कत्ल। दुनियापुर में सास और ससुर ने तशद्दुद के बाद तहज़ाब पिला दिया। खातून अस्पताल पहुंचने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। आज से बुध तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर में और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाके, यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है।
और ऊंची दुकान फीका पकवान। बड़े बजट की पाकिस्तानी फिल्मों का बिजनेस कछुए की चाल चलने लगा। करोड़ों की फिल्में सिर्फ चंद लाख रुपए कमाकर पर्दे से उतर जाती हैं। शोबिज शख्सियात परेशान। प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले अफसोसनाक वाकयात की बात कर लेते हैं। दुनियापुर में हमने अफसोसनाक वाकया देखा जहां तेजाब गर्दी हुई है। ससुर और सास ने घरेलू तनाजे पर बहू को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद जब दिल नहीं भरा तो जबरदस्ती तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुरी तरह मारा, गली में घसीटते रहे, फिर भी दिल न भरा तो सास और ससुर ने बहू को तेजाब पिला दिया। बोतल भर के मुंह ना ला पी, मैं पी ले। क्यों पिता से तू? मारते सानू तू। मुल्तान के इलाके दुनियापुर में नौरीन दुहाइयां देती रही, लेकिन ससुरालियों को तरस न आया। फिर मैंने फड़ के ना पी। किन्ने पिया? अब्बेरा। किन्ना आया था? रियाज। तो और किन्ने मारा? अम्मा ने नाल। अम्मा नाल भी? की पिया ने? की पिया? नौरीन को तशवीशनाक हालत में मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने केस बहावलपुर अस्पताल रेफर किया, लेकिन वक्त ने नौरीन को मोहलत न दी। रास्ते में ही दम तोड़ गई। दी लड़ाई होई तो जाके मेरी बच्ची नु मारन लग पिया, मेरे दमात्रा मार के मारिया भी गए तो साहब भी पिया के। नौरीन का शौहर शकील लाहौर में मजदूरी करता है। घर में अक्सर झगड़े रहते थे। मुझे कल पता चला कि झगड़ा हुआ घर, तो ये काम हुआ तो मैं सुबह आया हूँ ना। तो मेरी उससे बात हुई है, उसने बोला है कि ये 4 बंदे हैं मुझे बुलाने वाले साहब। थाना सिटी दुनियापुर की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। इससे ज्यादा दुख और अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती कि एक माँ को कत्ल किया जा रहा है और उस वक्त भी वो अपनी औलाद के बारे में सोच रही है, अपनी औलाद के बारे में कह रही है कि आखिर उनका क्या होगा। सारिम बर्नी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, उनसे बात कर लेते हैं। सारिम बर्नी साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और ये पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकयात होते रहते हैं। क्या मसाइल हैं जिसकी बुनियाद पर ऐसे मसाइल पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है। मसाइल यही है कि हमारे यहाँ ज़हनी जहालत जिस तेजी से फैल रही है, तो उसके बाद यही चीजें हमारे सामने आएंगी। अभी 2 दिन पहले ही जो है मुल्तान के हवाले से जो कुछ आया थे वाकयात, वो देखें, फिर उसके बाद एक और जगह पंजाब के इलाके, फिर अभी ये दुनियापुर का आ गया। ये सिर्फ ज़हनी जहालत है हमारे अंदर। अमूमन मर्द को बुरा कहा जाता है या मर्द को कहा जाता है जुल्म करता है। इधर तो एक सास ने पर जुल्म किया है, तो इधर तो औरत ही औरत है। और फिर अब आप किसको जो है ना इंसाफ दिलाएंगे? हम तो कहते हैं औरत मजलूम है। तो इसमें सख्त कवानीन बनने चाहिए, ज़हनी जहालत खत्म होनी चाहिए। और ज़हनी जहालत ये सबसे अच्छा जो तरीक़ेकार है वो हमारा मीडिया है। अगर मीडिया ऐसा रोल अदा करे कि ज़हनी जहालत पे काम करे, कि लोगों के अंदर से ज़हनी जहालत निकाले, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। ला करके तेजाब पिला देना एक औरत को, एक बच्चे की माँ को, और इस तरीके से तशद्दुद करके मार देना, मकसद इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है कि मैं अल्फाज का हासिल जिस पर मैं बात करूं, लेकिन इस पे अगर अल्फाज नहीं है तो सजाएं जरूर मौजूद हैं। सजा जरूर होनी चाहिए, सख्त तरीन सजा होनी चाहिए उसके बयान के ऊपर। अगर उसने अपनी जिंदगी में बयान दे दिया है तो मैं समझता हूँ यही काफी है। और इसमें स्टेट क्राइम बनाना चाहिए, ना कि जो है वो कल को फिर कंप्रोमाइज हो जाए और बेटी का खून और बहन का खून माफ कर दिया जाए। इसको स्टेट क्राइम के तहत जो है लेना चाहिए। और उसको सास हो या दमाद हो या बहू हो या ससुर XYZ कोई भी हो, उसमें उसको सजा तक के लेकर के जाएं, ताकि आइंदा ये जुर्रतें लोग ना कर सकें इस तरीके से किसी को बेदर्दी से मारने की। सारिम बर्नी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुफ्ती जुबैर साहब से भी हम बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन इस खातून ने क्या फरियाद की जब ये सिस्कियां ले रही थी? एक बार फिर ये दुख भरी दास्तान हम अपने नाज़रीन को आवाज सुनवाते हैं। फिर मैंने फड़ के ना पी। किन्ने पिया? अब्बेरा। किन्ना आया था? रियाज। तो और किन्ने मारा? अम्मा ने नाल। अम्मा नाल भी? की पिया ने? की पिया? तेजाब। अल्लाह खैर करे, तो टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तेजाब पे आया ने, मैं नहीं बचती, मेरा बच्चा रोड जाने रहे। तेजाब मैंने पियाया ने, इन्होंने बदला लेना है। मेरे बच्चे मैंने बड़ा मारिया ने, गली में मारिया ने। की पिया ने मेरी धी नूं? तेजाब। फड़ के
बोतल भर के मुंह ना ला पी मैं पी ले क्यों पीता से तू मारते सानू तू मैं नहीं बचूंगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। ये खातून जब इसका आखिरी वक्त है उस वक्त भी ये सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। मुफ्ती साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, घर के बुजुर्ग तो साया होते हैं, जब ये कातिल बन जाएं तो फिर माशरे का क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हमारे माशरे के अंदर इस्लामी, शरई और इंसानी अक़दार जिस तरह से पामाल की जा रही हैं और इंसानी कदरों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, ये वाक़या उसकी एक भयानक तस्वीर है। हर आदमी ये सोचे कि बहन बेटी सब की साझी और मुश्तरका होती हैं। अब जब ये ससुराली इस खातून और बहू को इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, तेजाब या जहर पिला रहे हैं और वो बेचारी खातून मरने से पहले स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे साथ इस तरह से जुल्म और तशद्दुद का रवैया रखा गया, तो कल को ये भूल जाएं इस बात को कि इनके रिश्तेदारों, इनके लख्ते जिगर, इनकी बहन बेटी के साथ इस तरह का मामला नहीं होगा। ये मुकाफात अमल है। मैं समझता हूँ एक तरफ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के वाकयात की रोकथाम करे, लोगों की सही तरबियत करे, उलमा की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सही तरबियत करें और साथ ही साथ खानदान के जो बड़े और बुजुर्ग होते हैं उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर वो किरदार नहीं अदा करेंगे तो वो भी इस जुर्म के अंदर शरीक होंगे। जुबैर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा होगा जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन से दिल रखने वाले के लोग होते हैं जो इस तरह के वाकयात हो जाते हैं और फिर पशेमानी भी नहीं होती। देखिए, आपको पता है कि अभी तक हमारा जो माशरा है इसमें कुछ परसेंट ऐसी है जो कि तालीम और शऊर दोनों से नाआशना है। तालीम कम होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब शऊर इंसान में कम होता है तो वो इंसान बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ऐसे 2-3 लोग जिसमें दूर अंदेशी ना हो, जो सिर्फ आने वाले कल को ही कैलकुलेट करें, उसके बाद चीज़ों को कैलकुलेट ना करें, तो उनसे आप किसी भी किस्म की तवक्को कर सकते हैं। डकैतियाँ भी वही मारते हैं, चोरी भी वही करते हैं, इज्जत भी वही लूटते हैं। और जो वाक़यात जो हुए हैं, हमने ख़ास तौर पर तेज़ाब वाली बात है, इससे साफ पता चलता है कि बस जो करना है अभी कर दो, देखा जाएगा। और ऐसे 2-4 लोग जब मिलते हैं आपस में तो फिर समझ लें कि वो जो उनकी जो एक क्रिमिनल साइकोलॉजी जो होती है वो फिर कैलकुलेट हो जाती है और फिर वो बाकायदा चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। जब तक हम इन लोगों को, मैं तो सबसे अच्छी यही मिसाल है कि जब कोई शादी होती है, चाहे कम्युनिटी हमें बनानी चाहिए, कम्युनिटी पुलिस खास तौर पे, उन शादी की रजिस्ट्रेशन पुलिस में भी होनी चाहिए, ताकि जब आपका नाम कहीं दर्ज हो जाता है तो आप कुछ सोचना शुरू हो जाते हैं कि मेरा नाम फला जगह पे है, मेरा ID कार्ड की कॉपी भी है, ये लड़की हम घर पे बया के ला रहे हैं, इसकी भी डिटेल वहाँ पे, तो 10 चीज़ें फिर सोचते हैं। ये लोग छुपे छुप के शादी कर लेते हैं, खामोशी से कर लेते हैं, प्लान इनके ऑलरेडी कुछ और होते हैं, जायदाद के मसाइल हैं, कोई वट्टे सट्टे का इशू है, कोई खानदानी तनाव है, तो अच्छे बन के ये शादी कर लेते हैं, लेकिन इनकी प्लान में कभी भी वो शादी होती नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये वजह, आपने पुलिस की बात की, तो कई वाकयात में तो हम ये देखते हैं कि पुलिस भी साथ मुलव्वस होती है, उन लोगों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रही होती। जुबैर साहब, आखिर इस तरह के मामलात का फिर अंजाम क्या है, इसका हल क्या है? कुछ आइडिया दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, घरेलू झगड़ों से निजात का साफ वाज़ेह तरीका ये है कि अपने अंदर टॉलरेंस लाया जाए, अपने अंदर हिम्मत, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र का मुजाहरा पैदा किया जाए। दीनी अक़दार को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। हम चूंकि इस्लाम से, शरीयत से, कुरान और हदीस से दूर होते चले जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर भी अखलाकियात का, इस्लामियात का, कुरान और हदीस का निसाब बहुत महदूद किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हमें अपने अखलाकी कदरों को बढ़ाना चाहिए, दीन की तरबियत की तरफ आना चाहिए, सुलहा की तरफ आना चाहिए, मस्जिद की आदत बनानी चाहिए। जब तक हम कुरान से, मस्जिद से दूर रहेंगे, इस तरह के वाक़यात हमारे सामने पेश आते रहेंगे। ये जिन लोगों ने हरकत की है उन्हें पकड़ा भी जाए और उन्हें सरेआम, खुले तौर पर, खुलेआम और फौरी तौर पर सजा दी जाए। मुफ्ती साहब, आपके वक्त की कदर करते हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वजाहत, आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सालिम बड़ी साहब, आप भी हैं। वाकयात सिर्फ एक नहीं होते, ये एक आधा नहीं होता, और भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। पहले वो नाज़रीन को बताते हैं, फिर आपसे इस पर मजीद बात करेंगे। फैसलाबाद में माँ और बेटे का कत्ल हुआ। अब ये मामला जरा मंतकी अंजाम को पहुंचा है और पता ये चला है कि भाई ने गैरत के नाम पर पहले बहन और भांजे को कत्ल किया और उसके बाद अपने बहनोई को कत्ल करने की भी कोशिश की थी। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट देखिए जरा।
से पर्दा उठ गया। भाई ही बहन और भांजे का कातिल निकला। चचा से शादी करने पर फैसलाबाद के इलाके सांदलबार में पहले खातून और 2 साला बेटे को नींद की गोलियां खिलाईं और फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। दिल की आग ठंडी ना हुई तो लाशों को करंट भी लगाता रहा। आपने ताने तो डर के कीता सर जी, ताने बहुत वजह से मैंने सिस्टर भी मार दिया, बच्चा भी मार दिया, वो चाचू भाग गया। मुलजम ने मकतूला के शोहर गुलशेर को भी मारने की कोशिश की। जैसे ही करंट लगाया तो शॉर्ट सर्किट से बिजली चले गई। करंट भी, तार भी लगाई हुई है साथ, वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। तो जहर भी है, वो मुंह से जो जग वगैरह निकल रही है। 10 दिन बाद भाई कानून के शिकंजे में आ ही गया। कहते हैं जुर्म कभी नहीं छुपता। बहन और मासूम भांजे का कातिल बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आ ही गया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। इस किस्से पर बात कर लेते हैं। सारिम बर्नी साहब, ऐसे तमाम लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए, इनके लिए सजा क्या होनी चाहिए, हुकूमत का कितना किरदार होना चाहिए इसमें? देखिए, हुकूमत ही का 100% किरदार होना चाहिए। सजाएं देना हुकूमतों का काम है, किसी इदारे, NGO, मीडिया का काम नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि अगर हुकूमतें दुनिया में दिखाने के लिए या पाकिस्तान में दिखाने के लिए कानून बनाती भी हैं तो अमल दरामद के लिए कोई काम नहीं किया जा सकता उसके अंदर। जैसे भी मुफ्ती जुबैर साहब ने एक बात कही कि दीन से दूरी, और ये दीन हम लोग गलत समझ बैठे हैं। दीन सिर्फ पढ़ने का नाम थोड़ी है। कुरान पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, हदीसें पढ़ ली, किसी को सुना दिया या मैसेजों में भेज दिया। दीन अमल का नाम है। अमल में हम सिफर है। ना ये हमें कोई मौलवी बताने को तैयार है, ना मुफ्ती बताने को तैयार है, ना कहने को तैयार है। हर किसी की कोशिश होती है नमाज पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो, हदीस पढ़ा दो या सुना दो। इससे हम कभी भी करीब नहीं आएंगे जब तक अमल पे नहीं लाया जाएगा। हम लोगों को अमल पे लाया जाए, कानूनी अमल पे भी, दीनी अमल पे भी, हम हर चीज से बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन हमें तो एक जंगली जानवरों की तरह एक शहर के अंदर छोड़ दिया है कि जाओ, जिसको खा सकते हो खा लो, जिसको मार सकते हो मार सकते लो, जिसको नोच सकते हो नोच लो। यही सब कुछ आए दिन हमारे पास सामने आ रहा है और हम शर्मिंदा होते हैं, बोलते भी हैं लेकिन शर्मिंदा भी होते हैं कि क्या हमारा माशरा है, क्या हमारे लोग हैं, क्या किधर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं समझता हूँ सख्त कवानीन हो, सख्त सजाएं हो। इसमें अगर किसी एक केस को तो सैंपल बनाया जाए, किसी एक केस का तो हम हवाला दे सकें कि देखो फला केस में ऐसा हुआ। बिल्कुल, सारे बड़ी साहब सही कह रहे हैं। एग्जाम्पल सेट नहीं हुई है अब तक हमारे पास। वजाहत, मैंने जो बहन भाई देखे हैं, जो बड़े बहन भाई होते हैं, वो हमेशा ऐसे देखे हैं जो अपनी औलाद से पहले अपने बहन भाइयों को अपने बच्चों की तरह रख रहे होते हैं। लेकिन ये कौन सी नफ्सियात है, ये कौन से जहन है? कभी गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी और मौजू पर बहन भाई आपस में एक दूसरे को, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी नफ्सियात है? बात ये कि जिस तरह डायबिटिक पेशेंट हर 10 में से एक होता है और वो डायग्नोस हो जाता है तो ठीक है, वरना वो बीमारी की तरफ जाता है। इसी तरह हमारे माशरे में नफ्सियाती अमराज जो हैं, उनके जो मरीज हैं बहुत ज़्यादा हैं और वो डायग्नोस नहीं हो पाते। वो अपने घरों में रहते हैं, बीमारियों को पालते रहते हैं और उनके अंदर साइकोटिक लेवल इतना बढ़ जाता है कि उनके अंदर इल्हाम अंगेजी बहुत होती है। जब वो लेटते हैं, सोते हैं तो उनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही होती है और फिर उनको अपने दुश्मन लग रहे होते हैं। ये एक तवील बहस है नफ्सियाती अमराज पे कि इतने ज़्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं कि इनको सोच बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रहती, बहन बहन नहीं लगती, बीवी बीवी नहीं लगती, बल्कि इनको सिर्फ एक दुश्मन का चेहरा नजर आ रहा होता है। प्लस नशा जो है, जो रातों को आप देखिए कि ज़्यादातर वाक़यात ये सोते हुए या रातों को करते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आफ्टर 10 o'clock नशे में इन्वॉल्व होते हैं और नशा करने के बाद इनका जो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस है, जो कि नफ्सियाती चीज़ है, वो डबल ट्रिपल हो जाती है और उनको साइकोटिक फेस आता है और उस तक उनके अंदर बेजा ताकत भी आ जाती है। देखिए, सोचना एक अलग चीज है। आप भी 10 बातें सोचती होंगी और मैं भी, लेकिन हर चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कई चीजों पे हम हिम्मत नहीं, लेकिन जो आप अमल की बात करें ना, तो हमारे पास इस तरह की एक अमल वाली स्टोरी भी है कि फैसलाबाद में बेटी को तलाक देने पर महमूद अलीम का कत्ल हुआ और मोहम्मद इरफान जो कि गिरफ्तार हुए, मुबैना तौर पर डिस्ट्रिक्ट जेल में उन्होंने की है खुदकुशी। जेल हुकाम ने इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश कर दी है। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। डॉक्टर्स के पास हैं, आप अभी समझी को कत्ल करने वाला खुद भी सूली पर लटक गया। डॉक्टर महमूद अलीम कत्ल केस दिन ब दिन नया मोड़ लेने लगा। बेटी की तलाक का बदला ससुर से लिया। निजी क्लिनिक से वापस जाते हुए फायरिंग करके भून डाला। नहीं चलेगी। मुजाहिरे हुए, डॉक्टरों ने हड़ताल की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो कड़ियां घरेलू झगड़े से जा मिली। गुज़िश्ता रात इरफान को दिल की तकलीफ के बाइस
डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने बेडशीट का फंदा बनाकर मुबैना खुदकुशी कर ली। इंतजामिया ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। खुर्रम शहजाद, समा, फैसलाबाद। तो सारिम बर्नी साहब, टॉलरेंस हमारे पास ऐसा लगता है कि ख़त्म होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं? अदम बर्दाश्त की कैफियत क्यों पैदा हो रही है माशरे में इतनी ज़्यादा? देखिए, टॉलरेंस इसलिए खत्म होता है जब आप किसी को सजा नहीं देते, कोई किसी का दबाव नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कि अगर मैं कोई जुर्म करूंगा, कार्रवाई करूंगा तो मुझे कोई पूछगछ होगी, तो बंदा ये समझता है सारी ताकत, सारी हिम्मत, सारा इंसाफ मेरे पास आ गया है, और फिर वो उसको इसी तरीके से जो है ना यूटिलाइज करता है, लोगों की जानें लेके, लोगों को जख्मी करके, बुरा हाल करके। हमारे यहाँ, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ कानून बनाने से ज्यादा अब जो बन चुका है उन पे अमल दरामद कराने की जरूरत है। अमल दरामद में जो अभी डॉक्टर साहब के हवाले से बताया गया मर्डर केस, इसमें भी देखिए अगर इंसाफ मिल रहा होता तो शायद तलाक भी ना होती, और अगर तलाक हो जाती तो ये मर्डर नहीं होता। हमारे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा अदालतों में, थानों में, मकसद लोगों में जो बैठते हैं, बड़े बन के बैठते हैं, वो भी इंसाफ नहीं करते, वो भी ये देखते हैं कि ताकतवर कौन है, हिम्मत वाला बिल्कुल। कौन है। आप डॉक्टर साहब की बात का हवाला दे रहे हैं तो डॉक्टर वजाद से इसी पर हम बात कर लेते हैं कि एक तरफ जुर्म और दूसरी तरफ खुदकुशी, ये खुदकुशी का जो एलिमेंट होता है ये कौन सी नफ्सियात है, ये कि किस तरह से पैदा होता है? मैं ये बात जरा सी एक स्टेप पहले से स्टार्ट करूंगा कि जो बर्दाश्त की बात है वो नॉर्मल लोगों की बात होती है। मैं हूं, आप हैं, हम में बर्दाश्त होता है या नहीं होता, लेकिन एक सीढ़ी आप और ऊपर चढ़े तो बर्दाश्त का मामला खत्म होकर नफ्सियात का मामला शुरू होता है, जहां पे ना आप अपने लिए बेहतर सोचते हैं और ना आप किसी और के लिए बेहतर सोचते हैं। खुदकुशी का जो अमल है 70% जो कि रिसर्च बेस्ड है कि वो लोग करते हैं जो जहनी तौर पे कोई माजूरियत के शिकार होते हैं, या तो उनके अंदर कोई शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है और बहुत चीज़ें हैं, या खास तौर पे नशे करने के बाद जो दिमाग बन जाता है, इसमें शक बहुत आ जाता है। अमूमन लोग इस चीज को इंटाइटल बना लेते हैं कि गैरत के नाम पे, ये गैरत के नाम पे कह देते हैं क्योंकि वो बात उड़ जाती है। बताइएगा कितने फीसद केसेस आप रोजाना की बुनियाद पर देख रहे होते हैं नफ्सियात के? मैं रोजाना तकरीबन 80% लोग हैं जिनके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, और जब हम रिलेशन इश्यूज को काउंसलिंग के लिए क्या कर रहे होते हैं तो फिर पता चलता है कि नफ्सियाती चीजें। काउंसलिंग के लिए दवाइयां भी देनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो उनको बताएं कि तुम्हारा ऐसा मसला क्या है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर आप इनको नहीं ट्रीट करेंगे। डॉक्टर वजाहत, एक बार फिर हम आपके साथ एक सेशन रखेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बता सकें कि किस तरह से काउंसलिंग की जाती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सारिम बर्नी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अच्छी डिबेट आप दोनों के साथ रही, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, एबटाबाद का प्राइवेट कॉलेज, यहाँ दहशतगर्दी फैलाई गई कैसे कि सिक्योरिटी इंचार्ज ने एहतजाज करने वाले तलबा पर क्लाशनकोफ तान ली, और तलबा सिर्फ इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि उनके नंबर कम क्यों आए हैं। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। मार गोली, चला गोली, एबटाबाद के प्राइवेट कॉलेज में दहशत की लहर। गौर से देखिए इस बंदूक को, क्लाशनकोफ, और ये किन लोगों पर तानी गई ये भी देख लीजिए। ये है वो निहत्ते तालिब इल्म जो खराब रिजल्ट आने पर अपने कॉलेज की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। है, हमारा रिजल्ट खराब आया है, तकरीबन 100 में से हमारे 30 बच्चे भी पास नहीं है। हमारे एमडी जो है वो गर्ल्स कैंपस पे पढ़े होते हैं, हर साल गर्ल्स कैंपस के 2-3 से ज्यादा पोजीशन आते हैं। किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की, उल्टा कॉलेज के एडमिन अफसर क्लाशनकोफ उठा लाए। मुजाहरा करने वाले तालिब इल्म भी इस गन को देखकर डर गए। गार्ड ने मिस हैंडल किया है, जो स्कूल का सिक्योरिटी इंचार्ज है उन्होंने हवाई फायरिंग की है, उसकी वजह से बच्चे और ज्यादा मुश्तिल हो गए थे। वो पुलिस मौके पे पहुंची है और हमने उनको, गार्ड को भी और एडमिन ऑफिसर दोनों को हम गिरफ्तार करके थाने में लाए हैं और उस पर मजीद कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत के वजीर कहते हैं तालिब इल्म को उनका हक दिलाया जाएगा। हम तो प्राइवेट इदारों को बाकायदा इंकरेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी मुजाहरे किए हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार, एक दायरा इख्तियार है, उस दायरे से न स्टूडेंट को बाहर जाना चाहिए और न ही इंतजामिया को। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये हाल है मुस्तकबिल के मेहमानों का। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर का इलाका रायवंड, यहाँ करंट लगने से मियाँ बीवी और कमसिन बच्ची जान से गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट देख लीजिए। बिजली के तार, 3 जिंदगियां निकल गए। मियाँ बीवी और कमसिन बेटी करंट लगने से मौत के मुंह में चले गए। हादसा रायवंड के इलाके न्याजपुर में पेश आया। अब्दुल वहीद घर की बालाई मंजिल तामीर करा रहा था कि दीवारों में करंट आ गया। जाँ बहक होने वालों में वहीद, रिजवाना और इनकी बेटी ईशल शामिल हैं। ऊपर टच हुई सी, मतलब उत्ते बाला, वो बाले नाल टक वजन आ गई बत्ती,
दो बेटियां बड़ी हैं, एक छोटी एक बड़ी बेटी है। न्यासपुर के इलाके में बिजली के तार घरों की छतों के करीब से गुजरते हैं। अहले इलाका के मुताबिक लेस्को को कई बार शिकायत की मगर कोई सुनता ही नहीं। 11,000 केवी की तार गुजरी है, लेकिन बेमकसदी है। मैं कहता हूँ वापटा वालों की गफलत है। चेयरमैन यहाँ पर आता है, वो भी 2 घंटे पर बढ़ा सकता है। MNA बोली हमारी सुनता नहीं है। करंट लगने से मियाँ बीवी और बच्ची की मौत पर पूरा इलाका सोगवार है। अहले इलाका का कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए मुतलका इदारों को संजीदा इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कोयटा से आपको अपडेट दे दें, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल इसका चौथा दिन शुरू हो गया है। शहरियों की मुश्किलात पर हुकूमत जाग गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर DC कोयटा फरूख अतीक और FC हुक्काम हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के पास मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद आतिफ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आतिफ, एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में तो शहरियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ जाएगा, आपको लगता है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, हड़ताल ख़त्म हो जाएगी? ये 4 रोज से जो है ऑयल टैंकर एसोसिएशन बलूचिस्तान की जो है ये हड़ताल जारी है। जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ है कि फोर्सेस की जानिब से जो है उन्हें तंग बिला जवाब जो है वो तंग किया जाता है और 20-20 घंटे जो है उन्हें जो मुख्तलिफ कौमी शहरात के मुख्तलिफ मकामात है जिसमें लखपास है, इसी तरह मुख्तलिफ चेक पोस्ट है, वहाँ पर इनको 20-20 घंटे रोका जाता है। जैसे उनको बड़े पैमाने पर जो है वो माली नुकसान का सामना है और इस रवैये के खिलाफ जो है उन्होंने 4 दिन से ये हड़ताल जारी रखी हुई है, जिसकी वजह से कोयटा शहर को जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम पेट्रोल पंप पर जो है वो पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल है। इस हड़ताल की वजह से जो है बराह रास्त असर जो है वो पर पड़ा है और वो रोजाना अपनी सुबह सवेरे अपनी ट्रांसपोर्ट की पेट्रोल है उसकी तलाश में सरगर्दा रहते हैं। आज ये सूरत हाल इतनी गंभीर है कि बलूचिस्तान को जो है नोटिस लेना पड़ा है और उनकी पर जो डिप्टी कमिश्नर है फरूख अतीक जी, ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया तफसील से आगाह करने के लिए। और पिछले हफ्ते हम कराची की बात कर रहे थे कि यहाँ पर पेट्रोल ब्लैक में मिल रहा है, तो इस दफ़ा हम कोयटा में देख रहे हैं जहाँ गैर कानूनी तेल फरोख्त करने वालों की हुई है चांदी। नूरुल आरफीन ने रिपोर्ट तैयार की है, कितनी ज़ायद कीमतें वसूल हो रही हैं देख लीजिए। आल बलूचिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन फोर्सेस के नारवा रवैये के खिलाफ 4 रोज से एहतजाज पर है। पंप्स की बंदिश से शहर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो गई है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों पर स्मगल शुदा ईरानी तेल बआसानी दस्तयाब है, जो शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। 110 का लीटर बोलते फिर 120 का, 70 रुपया 120 का लीटर चल रहा है। इंसाफी है हम लोग साथ। मशीन स्टॉप से जो है ना बिल्कुल पैदल आ रहे हैं। अभी एयरपोर्ट रोड जाना है, पैदल जाना है यार, ना पेट्रोल है ना कुछ है यार। ये क्या जलालत वाली जिंदगी बनाई हुई है यार हमारी। हड़ताल के बाइस पेट्रोल पंप्स मालिकान को भी रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि वो आल बलूचिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ बैठ करके उनके जो भी मुतालबात हैं वो उनके साथ बात करें, उनके मुज़ाकरात माने। बलूचिस्तान हुकूमत जहां ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के एहतजाज को ख़त्म नहीं करा सकी, वहीं स्मगल शुदा तेल की खुलेआम फरोख्त रोकने में भी नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, सामा, कोयटा। दुश्मनों के लिए तो कोई गली कोई मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। जी हां, मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया है। तारिक महमूद साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। तारिक महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, ISPR ने इस हवाले से जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत FC बोलान को एक खुफिया इत्तला मिली, जिसकी बुनियाद पर एक कार्रवाई की गई और इस दौरान 2000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मवाद जो था वो बरामद किया गया एक गाड़ी से। बताया जा रहा है कि इसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये ऑपरेशन किया गया स्पिन तेजा किला अब्दुल्ला के करीब और इसमें 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील से आगाह करने के लिए। और अभी जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसा लगता है महकमा मौसमियात ने नया इक्विपमेंट ले लिया है, क्योंकि जो वो खबर देते हैं आजकल सही सही साबित हो रही है। तो जनाब, पंजाब के मुख्तलिफ शहर, यहाँ हुई बारिश तो मौसम का रंग बदल गया है। रिपोर्ट देखिए। आसमान से गिरती बूंदों ने गर्मी को भगा दिया। सियालकोट में बाराने रहमत बरसा तो सड़कें गलियां पानी पानी हो गईं। मंचलों ने बारिश में मोटरसाइकिल चलाकर मजे लिए।
अटक और गिरदोनेवा में सुरमई बादलों ने डेरा जमाया। जमकर बरसे तो जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं घरों में पानी दाखिल होने से लोग परेशान हुए। नारोवाल पर भी कुदरत मेहरबान, अब्रे करम बरसा तो मौसम हसीन हो गया। हल्की रिमझिम से जेहलम और चकवाल की फिजा निखर गई। ठंडी हवाओं में पेड़ पौधे झूम उठे। और ये हाल सिर्फ पंजाब में नहीं है, हालिया बारिशों ने थर वासियों की किस्मत बदल दी है। सिंध भर से सयाहों की आमद से कारोबार भी खूब चमक रहा है। उमरकोट का तारीखी किला, यहाँ लोगों का रश लगा हुआ है। मोहम्मद अली कुंभर की रिपोर्ट। बारिश के बाद सहराए थर ने रूप बदला तो लोगों को भी उमरकोट किला जाने का बहाना मिला। कभी किले के बुर्ज पर नस्ब तोपों से दुश्मनों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज यहाँ से लोग खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। सहूलियात कदरे बेहतर हैं, अभी हुई हैं लगता है। इससे पहले हम आए थे तो अच्छा नहीं था, अभी कुछ बेहतर हो गया है, बन गया है तो शायद इसी वजह से। दीवारों के साथ बैठे लोग जब ढोल पर फनकारों की रवायती गीत सुनते हैं तो माजी के झरोकों में खो जाते हैं। बारिश पड़ती है तो थर पार कर का जो हुस्न है वो निखर के सामने आ जाता है। बरका रुत ने उमरकोट के तारीखी विरसे की रौनकें भी बहाल कर दी। मोहम्मद अली कुंबर, समा, उमरकोट। अब जनाब, मौसम जितना भी खूबसूरत हो, बच्चों वाले तो कहीं की भी प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कल से स्कूल जो खुल रहे हैं। अब बच्चे और उनके पेरेंट्स क्या तैयारियां कर रहे हैं, कल स्कूल जाना है। नाजिया नियाजी की रिपोर्ट देखिए। छुट्टियां खत्म, कल से स्कूल शुरू। बच्चों को फिक्र लग गई। यूनिफॉर्म, बैग सब रेडी, लेकिन होमवर्क मुकम्मल नहीं। कौन करेगा इतनी सी छुट्टियां और इतना सारा काम। खिलौनों से दोस्ती छोड़ो, अब किताबों से दिल लगाओ। रात को देर तक जागने वाले बच्चों को सुबह जल्दी उठने की टेंशन। कौन खुश होगा भाई, सुबह उठेगा कौन, आदत जो नहीं है। तो मम्मा खेलने भी नहीं देंगी, इसलिए मैं अपने सारे टॉयज रख रही हूँ। तैयारी तो कर ली है, बस टेंशन इस बात की इतनी जल्दी उठेगा कौन। 2 महीने बहुत मौज मस्तियाँ कर ली। बच्चों, अब तुम्हारी नहीं अम्मी की चलेगी। छुट्टियाँ खत्म, मजे खत्म। अब सुबह उठना भी होगा और रोज होमवर्क भी करना होगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ नाज़िया नियाज़ी, समा, कराची। छुट्टियां हो तो पिकनिक का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, और जब छुट्टियां खत्म हो जाएं, स्कूल जाने की बारी आ जाए तो फिर स्टेशनरी का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, नया खर्चा। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट देखिए। स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को नई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म की फिक्र लग गई। उर्दू बाजार में बच्चे पसंद की चीजें तलाश करने लगे। नई यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के नन्हे खरीदार खुश नजर आए। यूनिफॉर्म वगैरह हम लोगों को अभी मतलब तैयारी करनी है, बैग सेट करना है। बॉटल्स भी खरीदे, यूनिफॉर्म्स खरीदे, लंच बॉक्सेस खरीदे। बच्चों को शॉपिंग करवा के वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। जब नए साल आते हैं तो नई ख्वाहिशें हो जाती हैं, सारी डिमांड्स हो जाती हैं और पूरी करनी पड़ती है। हर साल इन्हें नया यूनिफॉर्म्स चाहिए होता है, नई बुक्स, नई कॉपीज। यूनिफॉर्म्स लिए हैं अभी और उसके बाद कोर्स की किताबें वगैरह ली हैं, गाड़ी में रखी हुई हैं। बस अब प्रिपरेशन करेंगे, कल से रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, रंग बिरंगे बैग, ऐसा लगता है कि कल बच्चों की ईद हो। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। और जनाब, याद है ना, कल 1 अगस्त है, तो इससे पहले ही जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान चौक पर सब्ज परचमों की बहार है। शायान सलीम की रिपोर्ट। जश्न आजादी मनाना है धूमधाम से। पाकिस्तान चौक पर है सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों की छपाई है उरूज पर। स्टॉल्स पर खूबसूरत बैजेस, झंडे, झंडियां, कैप्स, टी शर्ट, सब की तवज्जो का मरकज। जश्न आजादी की मुनासबत से बच्चों के लिए दिलकश ज्वेलरी मुतारिफ। मैंने एक पूरा सूट दिया और बैग दिया, एक टोपी दी है और पूरा घर भी सजाया। पाकिस्तान के लिए तो हम लोग जी रहे हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो हम इसके लिए तो इससे ज्यादा बढ़कर है हमारे लिए 14 अगस्त। ताजिर कहते हैं दोपहर हो या रात, खरीदारों का रहता है हर वक्त रश। हमारा इरादा था कि हम थोड़ी लेट दुकान खोले, लेकिन हमने बहुत जल्दी दुकानें खोली और लोगों का जोश जज्बा बहुत हमें मिला,
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चीज़ें तकरीबन मोस्टली सेल आउट हो चुकी है। मेयर कराची का भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। शहर भर में 20,000 से ज्यादा कौमी परचम लहराए जाएंगे, जबकि शहर के मुख्तलिफ चौराहों को सजाया जाएगा। जश्न आज़ादी करीब आ रहा है, कौम का लहू गरमा रहा है। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये सब जहां से अजीम परचम, पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून। जश्न आज़ादी की खुशी में फैसलाबाद के यूसुफ ने अजीम परचम लहरा दिया। सब्ज हिलाली परचम की दास्तान शाहीन शहजादी की ज़बानी। वतन की सालगिरह के जश्न की तैयारियां, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। फैसलाबाद के यूसुफ ने भी अपनी दुकान पर 15 फुट चौड़ा और 25 फुट लंबा हिलाली परचम लहरा दिया। बाजार में इससे बड़ा झंडा कोई नहीं है, ना ही लगाता है। ये मैंने अपने शौक से लगाया और 14 अगस्त आज़ादी मनाने के लिए। हवाओं के संग लहराते परचम पर सब वारी वारी, मगर आज़ादी की तरह झंडे की कीमत भी भारी। झंडा बहुत खूबसूरत है, बहुत दिल चाह रहा है झंडे को लेने को। जश्न आज़ादी मनाने का शहरियों का ये जज्बा बता रहा है कि जिंदा कौमें आज़ादी ऐसे ही शायाने शान अंदाज से मनाती हैं। फिजा में जश्न आज़ादी की महक पुकार पुकार कर कह रही है, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। और अभी जरा कुछ सियासी मामलात की जानिब भी बढ़ जाते हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, इन्होंने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कह रहे हैं कि हलफ उठाकर कह सकते हैं। इमरान खान ने कहा था कि तसद्दुक जिलानी के बाद जो जज आ रहे हैं वो पार्लियामेंट तोड़ देंगे, नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएंगे, नई हुकूमत हमारी होगी, कोई मुकाबले में आने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। जावेद हाशमी के मुताबिक आरिफ अलवी, शेरी मजारी, शफकत महमूद ने आकर कहा इमरान खान पार्लियामेंट पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। पीटीआई रहनुमाओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, कह रहे थे कि खान साहब को समझाएं। एक सब हल्फ उठा के कह रहा हूँ, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी, नवाज शरीफ खुद ब खुद मुस्ताफी हो जाएगा। एक बात भी आइन से बालातर है। इमरान खान ने कहा कि आइन कैसे टूट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वाले ही असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। और जावेद हाशमी के इन इल्जामात पर यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल तो आना था, तो सामने आ गया। नईमुल हक कह रहे हैं कि जावेद हाशमी सियासत से रिटायर हो चुके हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। समा से गुफ्तगू में नईमुल हक ने मजीद कहा कि जावेद हाशमी ने जो इल्जामात आयद किए उनसे इत्तेफाक नहीं करते। इमरान खान के हवाले से जिन बातों का उन्होंने हवाला दिया वो कतई दुरुस्त नहीं। हाशमी अब सियासत से रिटायर हो चुके हैं और उम्र के हिस्से में हैं जहाँ पे याददाश्त होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में कई बातें की, मैं उनसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। जिन बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है इमरान खान साहब के हवाले से वो बिल्कुल गलत हैं। मैं मौजूद था हर वक्त, तो वो कभी कभार आकर की बातें करते हैं, हम उनको संजीदगी से नहीं ले सकते। दूसरी जानिब पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ के वापस आने की भरपूर उम्मीद हो चली है। कह रहे हैं कि नाअहली फैसले पर नजरसानी दरखास्त को अपील का दर्जा देने की इस्तदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना से नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। रिव्यू जो है उसमें स्कोप बड़ा कम होता है और वैसे भी ये हमारे पॉलिटिकल स्टांस के ख़िलाफ़ होगा। अलबत्ता अगर इसको अपील का दर्जा दे दिया जाए और एक लार्जर बेंच जो कि इन जज साहबान से मुख्तलिफ हो जिन्होंने फ़ैसला किया है, तो उसमें जो है फिर डेफिनेटली जो है ये ऑर्डर जो है ये सेटिस्फाइड भी हो सकता है और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ सकते हैं। अपील जो है अगर होती है तो उसमें अगर स्टे होता है तो फिर ये प्रोसेस जो है वो लंबा हो सकता है ना, क्योंकि फिर इलेक्शन भी स्टे होगा। मियां शहबाज शरीफ है, चीफ मिनिस्टर काम हो रहा है, इसमें अभी कम से कम 2 महीने का टाइम पड़ा है, तो 2 महीने पहले तो पार्टी डिस्कस करके फैसले न करती। यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जो वो लड़ेंगे सीएम के तौर पर? तो कानून उनको इजाज़त देता है अगर उन्होंने लड़ना हुआ तो। दूसरी जानिब चौधरी निसार के हवाले से भी आपको बता दें, जिन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को लिखा है अलविदाई ख़त और इसमें ऐसा कहा कि 30 साल सियासी ज़िंदगी में मुतादिद वजारतों के सरबराह रहे हैं, लेकिन हालिया मुद्दत सियासी कैरियर की मुश्किल तरीन मुद्दत साबित हुई है उनके लिए।
अंदरूनी सिक्योरिटी अमन आमा को बरकरार रखना बड़ा चैलेंज था। चौधरी निसार अली खान का सेक्रेटरी दाखिला को यह अलविदाई खत के तौर पर सामने आया और मौक़िफ़ उन्होंने ये इख्तियार किया है कि हालिया मुद्दत सियासी कैरियर की मुश्किल तरीन मुद्दत थी। और अभी अहम खबर आ रही है, वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ से मुलाकात खत्म। छांगला गली में कई घंटे तक ये मुलाकात जारी रही थी। इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था और क्या क्या गुफ्तगू हुई है, जानेंगे। समा के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जफर इकबाल, उनसे बात कर लेते हैं। जफर इकबाल, ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म मुलाकात, इसका दीजिए अहवाल। जी बिल्कुल, इस तरह के आपको जैसे पता ही है कि इस वक्त जो सियासी माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्म है और कल होने वाले वज़ीर आज़म के जो इंतखाब है उसके लिए भी मुलाकात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो मरी पहुंचे पहले, जिसके बाद वो छांगला गली चले गए जहाँ पे उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ से एक तवील मुलाकात की, जिसमें इन्होंने कल के होने वाले जो इंतखाब है उसके सिलसिले में मुशावरत की। इस मुशावरत में शहबाज शरीफ के बेटे जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो भी शामिल थे, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड और बाकी लोग भी इसमें मौजूद थे। ये मुलाकात कई घंटे तक जारी थी, जिसके बाद ये अभी अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात अभी खत्म हुई है, जिसके बाद जो वज़ीर ठीक है जफर इकबाल, आगाह किया आपने, तफसील दी, शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब है बड़ा इंतखाब यानी वजीर आजम का इंतखाब, तो अपोजिशन का मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद की हिमायत न करने का अहम फैसला किया है, जबकि इमरान खान की आसिफ अली जरदारी पर तनकीद शेख रशीद के आड़े आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत अब तो नहीं की जाएगी। पार्टी को अपने उम्मीदवार के साथ वजीर आजम का इंतखाब लड़ने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुताबिक हतमी उम्मीदवार का फैसला कल होगा। जबकि वज़ीर आज़म के इंतखाब में MQM पाकिस्तान ने हुक्मरान जमात की हिमायत का फैसला कर लिया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि MQM के अरकान असम्बली नून लीग के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी को वोट देंगे। सियासी जमातें फंडिंग जराए बताने की पाबंद हैं। इमरान खान नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं इलेक्शन कमीशन को जायजा लेने और तफसीलात मुस्तरद करने का इख्तियार है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत। PTI के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में PTI को फ्रॉड करार दिया है। अदालत फ्रॉड कहने वालों के पास ये मुकदमा कैसे भेज सकती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन सुने बगैर कैसे फ्रॉड कह सकता है। PTI ने कुछ छुपाया तो नहीं, सब दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन का काम सियासी जमातों से हिसाब लेना है। सियासी जमातें फंडिंग के मामले पर काबिले एहतसाब हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरह इलेक्शन कमीशन भी एग्जीक्यूटिव फोरम है, क्या इलेक्शन कमीशन को पड़ताल करने का भी इख्तियार नहीं। अकरम शेख ने दलाइल दिए PTI ने 800 सफात पर मुश्तमिल जाली दस्तावेजात जमा कराई। अदालत की उकाबी नजरें इन दस्तावेजात को पकड़ लेंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कैसे कहते हैं दस्तावेजात जाली हैं। इमरान खान की अदम मौजूदगी में उनकी हिदायत के खिलाफ फंड रेजिंग हुई। इमरान खान आने वाले हर रुपए की निगरानी नहीं कर सकते। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स में कहा इलेक्शन कमीशन पर तासुब का इल्जाम लगाकर क्या जांच पड़ताल से जान छुड़वाई जा सकती है। हनीफ अब्बासी ने PTI की जानिब से जमा कराई गई फंडिंग की तफसीलात पर एतराजात कर दिए। मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नाअहली केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अमी बातें भी हो गई, सियासी मैदान का अहवाल भी आपने जान लिया, तो फिर खेल के मैदान को कैसे भूल जाएं। तो आपको बताते हैं कि इंग्लैंड ने ओवल टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 239 रन से शिकस्त दी है और 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच के आखिरी रोज मोइन अली हैट्रिक पर रहे। Taken by Stokes, good bit of bowling, floated up by Moeen Ali, and that. 8 strikes again, almost the same as Elgar, just floated up outside the off stump. Oh, close, close. It's 3 reds and Joel. What a way to end a test match. Moeen Ali with the first hat-trick for an England. मुफ्त हाथ आए तो क्या बुरा है गालिब। जी नाज़रीन, हैदराबाद में एक मज़ार ऐसा भी है जहां लोगों को लंगर में मछली खाने को मिलती है। ज़ायरीन मछली की मुख्तलिफ डिशेस बना कर लाते हैं। फ़हीम बब्बर की रिपोर्ट। रंगसाजी और काशीगिरी का शाहकार
हैदराबाद के छोटे से किले में कायम मियां गुलाम शाह करोड़ों का मजार, जो मछली वाले बाबा के नाम से भी मशहूर है। मजार पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद आती है। जब मुरादें पूरी होती हैं तो वो मछली का सालन बांटते हैं। ये बुलाते मैं आती हूँ, मैं ऐसे नहीं आती, ये बुलाते मैं आती हूँ। औलाद भी होती है, शादी ब्याह भी होते हैं, बच्चों की ब्याह शादी, मकान भी लेते हैं, मकान भी बना के जाते हैं, मकान भी लेते हैं। मन्नत जब पूरी होती है ना तो वो मछली रोटी बढ़ती है यहाँ पर, जिसकी भी मुराद पूरी होती है। गुलाम शाह कलोड़ों ने सन 1757 से 1772 तक हुकूमत की, लेकिन इनका मिजाज रूहानी था। वक्त के बादशाह हैं और रंग मिला है को फकीरी रंग भी है साईं को। 2015 से हुकूमत ने मजार की तज़यीन और आराइश का काम एंडोलमेंट फंड ट्रस्ट को दिया हुआ है, जिसका काम अब तक जारी है। कैमरामैन कामरान खान के साथ फहीम बब्बर, हैदराबाद। जनाब, आज सर्द खाने से अपने 3 साल पुरानी फाइल निकाली है, जहां कराची एयरपोर्ट हमले को 3 साल मुकम्मल हुए हैं। अब तक केस में क्या पेशरफ्त हुई है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक की रिपोर्ट में। हाई प्रोफाइल एयरपोर्ट हमला केस में भी इस्तेगासा कमजोर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सियासी जमात के 3 कारकुनों की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम सरमद सिद्दीकी, नदीम बरगर और आसिफ जहीर को 10-10 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। एक और मुलजिम राशिद सिद्दीकी भी गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कराची एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस होने का एतराफ किया। अदालत ने समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आज के सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड की जरा बात हो जाए, जहां वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का मुतनाज़ बयान सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद की जा रही है। भाई, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। सियासतदान हो या आवाम, कोई माफ़ी का मुतालबा करता दिखाई दे रहा है तो कोई ना कह रहा है कि बस करें, अब ओहदा छोड़ दें। और अब वक्त हो गया है आम आदमी बुलेटिन का। तो आज कौन हमारे साथ हैं और क्या मसला है उनके साथ, जानते हैं। मेरा नाम माशूक अली है, मैं खास के लिए हूँ बदीन का रहायशी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी नज़र के सामने कितना गंद है। बदीन कितना अच्छा हमारा शहर था, अमन वाला, सुकून वाला था। तो यहाँ पे इन्होंने गंदगी से ढेर करके उनको भर दिया है। वो टाउन वालों को दरखास्तें भी दी है, यहाँ तक कि वो कहते हैं भी आ रहे हैं, बस उठा दें। वो गाड़ियाँ आती है, वो घुमा फिरा के थोड़ा सा कचरा उठाते हुए निकल जाते हैं। अभी आपके मेरे पीछे देख सकते हो कितना कचरा है। वो यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, छोटे बच्चे, वो बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। वो मेरी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, कब हमारी आवाज़ सुनी जाएगी? आगाज में हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, कितना मुआवजा बना रही है, क्या उनको उनकी मेहनत के मुताबिक कुछ मिल भी रहा है या नहीं। तो अब उसी को डिस्कस कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की डूबती नैया अब जरा संभलने लगी है। जहां सिनेमा घरों पर हिंदुस्तानी फिल्मों का राज होता था, वहीं पाकिस्तानी फिल्मों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन परेशान कुन बात यह है कि बड़े बजट की ये फिल्में छोटा मोटा बिजनेस कर पा रही हैं। 2017 की हम बात कर लेते हैं, जहां पहली फिल्म जो आप देख रहे हैं, थोड़ा जीले, नए अदाकारों के साथ बनाएगी। झलकियां देखें, थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, फिर आपको मजीद बताते हैं। मैं देख लूंगा। 10 दफा मेरा मोबाइल गन पॉइंट पे छिन चुका है। हेलो बेबी। अरे मिशा, यू आर स्टिल हियर? जी, आपको रिपोर्ट ईमेल करके निकलेंगे। जनाब, ये फिल्म आई थी थोड़ा जीले, और ये फिल्म 2017 के जनवरी में आई थी, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख का बिजनेस किया है। उसके बाद कौन कौन सी फिल्में आई हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। हम कभी नहीं मरते, क्योंकि मौत हमें जीना सिखाती है।
इस मूवी ने सिर्फ 4.5 लाख का बिजनेस किया। फरवरी में पुलिस ऑफिसर के किरदार पर 2.5 करोड़ की फिल्म विसल यानी सीटी पर्दे पर आई। सिर्फ 5 लाख रुपए जमा करके पर्दे से उतर गई और शायद ऐसा लगा कि आवाम के दिल से भी उतर गई। 31 मार्च को 2.5 साल में बनने वाली जनाब साहिर लोधी की फिल्म रास्ता पर्दे पर आई। राहत फतेह अली खान के म्यूजिक से जरा तड़का भी लगाया गया और मतीरा का आइटम सॉन्ग भी फिल्माया गया, लेकिन फिर भी आवाम को भी ना भाया। 8 करोड़ के बजट के साथ ये फिल्म सिर्फ 60 लाख तक ही महदूद होकर रह गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं। जबकि अप्रैल में आने वाली चले थे 7 काफी बेहतर थी, लेकिन चल नहीं पाई। ईद उल फित्र पर जनाब फिल्में रिलीज की गई हैं, लेकिन उनका क्या बना और आवाम को कितनी पसंद आई, कितना पैसा बनाया, ये सब जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कल तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा और 7 से 8 देखना होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर यासिर नवाज, ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर, आप क्या कहेंगे, क्यों पाकिस्तानी फिल्में अपना बजट पूरा नहीं निकाल पा रही हैं? एक अच्छी क्वालिटी की मूवीज जो है वो तो 6, 7, 8 तक चली गई है, 6, 7, 8 करोड़ बनती हैं। अच्छा, ये जरूर है कि लर्निंग प्रोसेस हम सबका, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, हम सबका लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन इस बीच में बुरी फिल्में बहुत आई हैं, जिस वजह से ऑडियंस नाराज हुई, जिस वजह से प्रोड्यूसर्स नाराज हो गए, चले गए, फील्ड छोड़ गए। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत बुरा साइन है पाकिस्तानी फिल्मों के लिए। आप फिर ऊपर हम, जैसे मैंने भी लास्ट में मूवी आई मैरोनिसा वी लव यू, जो कि चल भी रही है आजकल, लेकिन जितना प्रॉफिट या जितना मुनाफा हमने सोचा था वो सब तक नहीं पहुंच पाया। और साल ठीक है यासिर नवाज, आपका मौका आ गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाली फिल्में पाकिस्तान की अच्छी आए। जो बाकी मुतंजन रह गया है फिल्म के रिव्यू के हवाले से वो आपको कल बताएंगे। इंतजार कीजिए 7 से 8 का। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।